Krishna Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the Lenz's law, Faraday's laws of electromagnetic inductions, and also we have discussed the motional EMF. So today we are going to discuss one point, that is how Lenz's law obeys laws of conservation of energy. उसका मैथमेटिकल प्रूफ हम दिखेंगे. वाह, क्या हम डिस्कशन करेंगे ना. Lenz's law obeys laws of conservation of energy. Lenz's law obeys laws of conservation of energy. इसका ही हम लिखेंगे. वाह, तो ये वाला क्या होता है, देखो मान के चलो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है which is perpendicular to the plane of paper and is directed into the plane of paper. Magnetic field is perpendicular to the plane of paper and is directed into the plane of paper. अब यहाँ पे मैंने यहाँ के कंडक्टर पुट किया हूँ. आया समझ में कि नहीं, कि कंडक्टर यहाँ पे पुट किया हूँ. ये कंडक्टर का नाम है PQ. ये कंडक्टर का नाम है PQ. आया समझ में. अच्छा ठीक है. अब ये क्या कर रहा है ना, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले रहा हूँ. इसका वेलोसिटी इधर है तो मोशन इस तरफ हो रहा है. मोशन क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है. तो क्या मैंने बोला, ये कंडक्टर एक ऐसा था, ये कंडक्टर ऐसे ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो यहाँ पे एरिया मेरा इंक्रीज हो रहा है. एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी मेरा इंक्रीज होगा. क्या मेरी बात समझ रहे हैं. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है. क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, वह इंक्रीज हो रहा है. तो उसके हिसाब से मतलब एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. आया समझ में कि नहीं. अरे हाँ या ना. तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है इसके पास क्या डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. इसके पास फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इसके पास ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और करंट भी इंड्यूस्ड होगा. तो करंट का जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहां पे होगा, कौन से लाइन पे होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. ये बात समझना है. तो इंड्यूस्ड करंट की बात देखो. अगर इंड्यूस्ड करंट मान के चलो कि ये मेरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और मोशन राइट की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ये हुआ मोशन. तो ये हो गया मेरा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. तो करंट कहां पे चलेगा ना, करंट ऊपर की तरफ चलेगा. करंट कहां पे चलेगा ना, ऊपर की तरफ चलेगा. तो क्या मेरा करंट इसी डायरेक्शन पे चलेगा, फ्रॉम P टू Q चलेगा. अरे हाँ या ना. इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन नहीं चलेगा, फ्रॉम P टू Q. ओके ठीक है. क्या हम इसको एक बैटरी के तरह यूज कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम P टू Q चलेगा तो ऊपर के तरफ चलेगा. ऊपर के तरफ मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या ऐसे हो जाएगा, ये टर्मिनल्स आ जाएगा मेरा Q टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स आ जाएगा मेरा P टर्मिनल्स. मतलब करंट ऊपर के तरफ चल रहा है. करंट Q से होके मतलब बैटरी के थ्रू देखेंगे तो Q से P के तरफ चल रहा है. और मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर भी लगा सकता हूँ. ये जो ईएमएफ आ रहा है इसका ईएमएफ हो रहा है BLV. इसका जो ईएमएफ आ रहा है ये हो रहा है BLV. और ये सारे चीज को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट किया हूँ. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है अभी. और करंट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है, ये हुआ इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. अरे हाँ या ना. अगर करंट मेरा ऊपर की तरफ चल रहा है तो बैटरी से पॉजिटिव से निकलेगा तो मतलब Q टर्मिनल से निकल के P तक आएगा. वह ऐसे ही दिखेंगे तो PTQ बैटरी से दिखेंगे. फॉर ए बैटरी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इफ we replace the conductor PQ with a battery then
current will move from Q to P as shown in the figure, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है उसी तरह दिया जाएगा as shown in the figure। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब हमको क्या करना है ना भाई, ये तो इंड्यूस्ड करंट आ गया, इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है का मतलब है, मतलब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है का मतलब है यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा होगा। ध्यान से सुनो, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। Of if the current flowing in a conductor, then there must be a magnetic force, and the direction of magnetic force is determined by the Fleming's left hand rule। तो मैग्नेटिक फोर्स का डिरेक्शन क्या है, देखो इधर, डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, देखो इधर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, करंट ऊपर की तरफ, करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ, करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थंब मेरा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट विल बी इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया मेरा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है। अच्छा, वेलोसिटी इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है भाई ना, इसका मतलब है मेरा अप्लाइड फोर्स इधर चल रहा है, एफ अप्लाइड तो मेरा इधर चल रहा है। अरे हाँ या ना, एफ अप्लाइड मेरा किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। मैं इसको इस तरह खींच रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या समझ में आ रहा है? लेफ्ट की तरफ आएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ओके। और जो कंडक्टर जो मूव कर रहा है, कंडक्टर moves with constant velocity, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सीलरेशन मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर एक्सीलरेशन मेरा जीरो आता है तो नेट फोर्स जो आएगा, एफ नेट भी मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। अरे हाँ या ना, एफ नेट भी मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। एफ नेट का वैल्यू क्या मैं एफ ए प्लस एफ एम लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना, देखो इधर एक कंडक्टर के ऊपर कितना क्या क्या फोर्स पड़ रहा है, क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है ना भाई, एफ अप्लाइड आ रहा है और एफ मैग्नेटिक आ रहा है। एफ अप्लाइड इधर की तरफ, एफ मैग्नेटिक इधर की तरफ, तो टोटल फोर्स कितना आया, एफ ए प्लस एफ एम इक्वल टू जीरो। और हमने दिखा कि भाई दोनों फोर्स, मैथमेटिक्स से हमने प्रूव किया मैथमेटिकली कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। भाई डायग्राम में भी दिख रहा है, अप्लाइड इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एफ ए प्लस एफ एम हो गया। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आया समझ में कि नहीं? इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। भाई मैग्नेटिक फोर्स मेरा कितना हुआ ना, आई एल बी साइन 90, आई एल बी साइन 90। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, करंट का डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर है, तो एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, एफ एम इक्वल टू मेरा क्या है भाई, एफ ए है, तो एफ ए की वैल्यूज क्या आ गया, आई एल बी। एफ ए का वैल्यूज क्या आ गया, आई एल बी। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यूज क्या आ गया ना, आई एल बी हुआ, ओके। मैं क्या कर रहा था, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो मैकेनिकल एनर्जी था, मैं जो इसको इस तरफ खींच के ले रहा था, मैं जो अपना मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहा था, दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो मैंने खींचा और यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ, इसका मतलब वहां पे कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हुआ। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो मैं बोल सकता हूं भाई लेंजेस लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंजेस लॉ ओबेज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने देखा कि भाई अप्लाइड फोर्स इधर चल रहा था,
हुआ। तो फोर्स मोशन करने के वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ, जो कि लेंजेस लॉ बोल रहा है, जो कि लेंजेस लॉ बोल रहे। तो लेंजेस लॉ ही ओबे कर रहा है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो मैं क्या पहले क्या करता हूं ना, मैकेनिकल पावर निकाल रहा हूं, मैकेनिकल पावर निकालूंगा। अच्छा ठीक है, ये सारे चीज लिख लो, ये सारे चीज लिख लो। मैं ऊपर की तरफ थोड़ा साफ कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं उसको। देखो क्या निकालते हैं पहले ना, मैकेनिकल पावर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर क्या है मेरा ना, पी मैकेनिकल का फॉर्मूला है Fa.v। क्या फॉर्मूला पता है दोनों को? अप्लाइड फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Fa_v cos 0। अरे हाँ या ना? अच्छा, Fa का वैल्यूज क्या है मेरा? Fa का वैल्यूज है ILB इंटू v। ओके, अब एक छोटा सा चीज देखो, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यूज क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यूज क्या आएगा ना भाई? BLV आएगा, ये हमको पता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यूज क्या आएगा? BLV आएगा। अब यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया हूं, तो इंड्यूस्ड करंट क्या आ जाएगा मेरा? इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू हो जाएगा I इक्वल टू E/R, तो क्या आ जाएगा? BLV/R। तो ये I का वैल्यू है BLV/R, तो यहाँ पे लेके पुट कर लो BLV/R इंटू BLV। तो P मैकेनिकल क्या आएगा? P मैकेनिकल आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। हुआ ना? इसमें कुछ दिक्कत है? हुआ? ओके, नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं। मैं P इलेक्ट्रिकल निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल पावर इन इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर्स क्या हो जाएगा ना, P इक्वल टू VI हमने पढ़ा है, P इक्वल टू EMF इंटू करंट। E का वैल्यूज क्या है ना, BLV। I का वैल्यूज क्या है? BLV/R। तो क्या आ जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना कोई दिक्कत हो रहा है? तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम आया। पावर मैकेनिकल जो आया, पावर इलेक्ट्रिकल सेम आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? पावर मैकेनिकल जो आया, पावर इलेक्ट्रिकल भी सेम आएगा। तो दोनों का मैकेनिकल पावर सेम है, दोनों का मैकेनिकल पावर दैट आई हैव अप्लाइड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड इन इट। अगर मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That means whatever the amount of mechanical energy that we have put into this conductor, that mechanical energy gets converted into the electrical energy। अरे हाँ या ना? इस तरह और कुछ हो गया। मैकेनिकल जो हमने मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे किए थे, काम किए कर रहे थे, यहाँ पे जो एनर्जी एक्ट कर रहा था, that energy is converted into the electrical energy। हुआ? So Lenz law obeys laws of conservation of energy। ये था उसका मैथमेटिकल प्रूफ। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे ना, ईएमएफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल, ईएमएफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इजी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, वहां पे जब एक डिस्कशन कर रहे थे कि ईएमएफ ऑफ द, वो रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं था, वो एक रॉड था जिसका हाफ B ओमेगा L स्क्वायर आया था। अब यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे ना, एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, मान के चलो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वह मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहे हैं, और ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल का पोजीशन था। वाह, कब था भाई? अब टाइम t इक्वल टू 0 था। अब कुछ टाइम के बाद इसने ऐसे रोटेट किया है, आया समझ में कि नहीं? ऐसे रोटेट किया है। तो अगर ये इस तरह का रोटेट करेगा, मैं दिखा रहा हूं ब्लू इंक में, कुछ टाइम के बाद इसका पोजीशन ऐसे हो गया है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो ये वाला जो एंगल आएगा, मान के चलो कि ये थीटा हुआ है, या ये कितने में? टाइम t इक्वल टू t के बाद। वाह, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रहा है। ये कितना क्या घूम रहा है ना, द कॉइल रोटेट्स
with angular velocity ओमेगा। कितना एंगल घूम रहा है? थीटा एंगल घुमा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। ओके, तो यहाँ पे पहले दिखेंगे कि भाई फाई क्या हुआ है ना, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा एंगल घुमा है तो बी ए कॉस थीटा, मतलब ये घुमा है तो उसका एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल घूमेगा कि नहीं? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल घुमा है तो उसका एरिया वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना घूमेगा? थीटा एंगल घूमेगा। ओके, फाई इक्वल टू क्या आएगा? बी ए कॉस थीटा। अगर n टर्न्स मेरे हैं वहां पे, n टर्न्स है तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? n बी ए कॉस थीटा। अरे हाँ या ना? अब आओ, E इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मैंने पढ़ा है? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, मतलब E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। E इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया। तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एन के फाई की जगह एन बी ए कॉस थीटा। आया समझ में कि नहीं हुआ? तो माइनस एन बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, डी बाई डी फाई बाई डी डी बाई डी टी ऑफ कॉस, ये थीटा की जगह मैं क्या ओमेगा टी लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मेरा ओमेगा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा इंटू टी। तो माइनस एन बी ए कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो माइनस माइनस प्लस, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा ओमेगा। तो मेरा ई क्या आ जाएगा ना? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो ये टर्म टोटल एक कांस्टेंट हो गया। तो मैं क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आया समझ में कि नहीं? यहां से ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये जो एनबी ओमेगा आया, क्या ये उसका मैक्सिमम वैल्यूज होगा? क्या ये उसका मैक्सिमम वैल्यूज होगा? तो ई नॉट को हम बोल रहे हैं पीक वैल्यू। क्या बोल रहे हैं हम? पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी बोल सकते हैं। हम इसको पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं। आया समझ में कि नहीं? अब मेरा जो करंट आएगा, वो क्या आएगा ना? I इक्वल टू, अगर कोई रेजिस्टर वहां पे हो जाएगा E बाई आर, तो क्या आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा को मैं लिख लेता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे हाँ या ना? अब ये आई नॉट क्या हो जाएगा ना? आई नॉट इक्वल टू पीक वैल्यू, वो भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में? पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ई नॉट का वैल्यूज क्या है भाई? एन बी ए ओमेगा। आई नॉट का वैल्यूज क्या है भाई? एन बी ए ओमेगा बाई आर। हुआ? ये था दोनों एक्सप्रेशन। यहां से हमारा क्या शुरू होता है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा। हुआ? क्या होता है ना? आई नॉट जो है वो साइन का कर्व हो रहा है, करंट मेरा क्या हो गया? साइन का ग्राफ हो रहा है। साइन का ग्राफ मतलब क्या होता है? वैल्यू उसका कांस्टेंट नहीं होता इंड्यूस्ड करंट का, वो चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के हिसाब से। एक टाइम का फंक्शन के हिसाब से वो चेंज होता है। टाइम के साथ साथ वो भी चेंज होते हुए नजर आएगा। वाह, ना कोई दिक्कत है इसमें? आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। हुआ? तो ठीक है, ये था आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि ईएमआई का लास्ट पार्ट है। हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में अगर किसी का कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखो। हुआ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।